हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी जंक्शन में। तो आज से हम अपने इस चैनल पे उत्तराखंड सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले बीएस नेगी वन लाइनर बुक को कवर करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम्स में चाहे वो यूके ट्रिपल एससी की हो या यूके पीएससी की हो, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो आज अपनी इस वीडियो में हम उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को, उसके पश्चात अप्रैल 2001 में उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्हों का भी निर्धारण हुआ। लेकिन इसके कुछ राज्य चिन्ह ऐसे हैं जो अ, बाद में कुछ राज्य के प्रतीक चिन्ह ऐसे हैं जो बाद में भी निर्धारित किए गए हैं, जैसे राज्यवाद है या राज्य गीत है, राज्य खेल है। ये बाद में निर्धारित हुए हैं, तो हम इन सभी के बारे में आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। तो शासकीय कार्यों में हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे राज्य चिन्ह कहते हैं। जो भी हमारे राज्य का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें हमें राज्य चिन्ह देखने को मिलता है। तो ये राज्य चिन्ह का जो आकार होता है वो समचतुर्भुज या हीरे के आकार के जैसा होता है, और इसमें 3 पर्वत चोटियाँ दिखाई देती हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि जो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है उसमें कितनी पर्वत चोटियाँ हैं। तो इसमें 3 पर्वत चोटियाँ हैं, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसमें अशोक की लाट अंकित है। और अशोक की लाट के नीचे संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि जो सत्यमेव जयते हैं वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है मुंडको उपनिषद से। और इसी राज्य चिन्ह के बीच वाले भाग में श्वेत पृष्ठ पर 4 जलधाराओं को नीले रंग से दर्शाया गया है। और ये जो 4 जलधाराएं हैं ये अलग अलग नदियों को दर्शाती हैं, जैसे गंगा, यमुना, रामगंगा एवं काली नदियों को ये दर्शाती हैं। और जो पृष्ठ का लाल रंग होता है वो शहीद राज्य आंदोलनकारियों के रक्त का प्रतीक है, और जो श्वेत रंग है वो उसकी पृष्ठभूमि शांति प्रिय प्रवृत्ति वाले उत्तराखंड के वासियों का प्रतीक है। ये उन्हें प्रदर्शित करती है। और इसमें जो नीला रंग है वो उत्तराखंड राज्य को अंकित करता है। तो मेनली इसमें लाल, सफेद और नीला रंग इसमें प्रयोग किया गया है। और इसमें एक काफी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसे ये काफी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें कि उत्तराखंड के जो प्रतीक चिन्ह पुस्तक है वो किसने लिखी। तो उत्तराखंड के जो प्रतीक चिन्ह पुस्तक है वो लिखी है जगमोहन रौतेला ने। तो इसे सब लोग नोट कर लेना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो अब हम इसमें आगे देखेंगे उत्तराखंड के। अब हमने अभी राज्य चिन्ह देखा, अब हम देखेंगे उत्तराखंड का राज्य गीत। तो जो उत्तराखंड का राज्य गीत था, जब राज्य गठन के बाद प्रतीक चिन्हों का निर्धारण हुआ तब हमारा राज्य गीत निर्धारित नहीं था, लेकिन इसे 6 फरवरी 2016 को राज्य गीत घोषित किया गया। और जो उत्तराखंड का राज्य गीत है वो है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। तो ये इसकी फर्स्ट लाइन है जो उत्तराखंड का राज्य गीत है, और ये गीत लिखा है हेमंत बिष्ट। ये गीत लिखा गया है हेमंत बिष्ट जी द्वारा, और इसको राज्य गीत घोषित किया गया 6 फरवरी 2016 को। और जो ये राज्य गीत चयन की जो समिति बनी थी जिसमें राज्य गीत का निर्धारण किया गया था, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो लक्ष्मण सिंह बटोही थे। और ये गीत तो लिखा था हेमंत सिंह बिष्ट जी के द्वारा, और इसमें जो आवाज दी थी उत्तराखंड के जो महान संगीतकार हैं श्री नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला जी ने इसमें अपनी आवाज दी थी। और जो ये राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, तो इसकी जो अवधि है ये 9 मिनट है। ये भी काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब हम इसमें हमने अभी तक देखा राज्य चिन्ह क्या है और राज्य गीत क्या है। अब हम देखेंगे राज्य पशु, जो कि हमारा है कस्तूरी मृग। इसे हिमालयन मस्की डियर के नाम से जानते हैं कस्तूरी मृग को। और कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मास्कस क्राइसोगास्टर। यहाँ पे आप इसको क्राइसो कर लेना, ये थोड़ा मिस्टेक हो रही है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है मास्को क्राइसेमास्टर। और कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां मिलती हैं, और कस्तूरी मृग अंगुलोटा कुल्वो मोर्सिडे परिवार का सदस्य है। तो अगर हम उत्तराखंड राज्य में देखें तो जो कस्तूरी मृग है वो मेनली केदारनाथ में, फूलों की घाटी में और पिथौरागढ़ वो उत्तरकाशी जनपद में पाए जाते हैं।
और कस्तूरी मृग राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कश्मीर में भी पाए जाते हैं। तो जो कस्तूरी मृग है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे जो कस्तूरी मृग का जो रंग होता है वो भूरा होता है और उसमें काले पीले रंग के धब्बे होते हैं। और साथ ही जो कस्तूरी मृग होते हैं के पैर में 4 खुर एवं उसके 2 बाहर निकले नुकीले दांत होते हैं। मृग की ऊंचाई लगभग 20 इंच होती है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है अब जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित है और स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई। तो ये जो कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है कांचूला खर्क, ये चमोली जिले के कांचूला खर्क में है और इसकी जो स्थापना है वो 1982 में हुई। और कस्तूरी मृग जो है वो नर मृग के गुदा में स्थित ग्रंथि से प्राप्त की जाती है, अर्थात कस्तूरी केवल नर मृग से में पाई जाती है, या हम कह सकते हैं कि जो कस्तूरी प्राप्त होती है वो केवल नर मृग से ही प्राप्त होती है। कस्तूरी 3 प्रकार की होती है, जैसे नेपाल की जो कस्तूरी होती है उसे कपिल कहते हैं और जो कश्मीर की जो कस्तूरी होती है उसे हम पिंगल कहते हैं। साथ ही जो सिक्किम में जो कस्तूरी होती है उसे हम कृष्ण कहते हैं। तो इस तरह से कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कस्तूरी मृग का जो है वो प्रकार नहीं है, तो कपिल, कृष्ण और पिंगल होता है। और अगर कोई इसके साथ हमें कुछ और ऑप्शन दिया जा सकता है। साथ ही जो कस्तूरी है इसका ये एक औषधि भी है, क्योंकि इसे दमा, मिर्गी, हृदय संबंधी रोगों की दवाई बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही रासायनिक रूप से कस्तूरी मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकनॉल है। और कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। तो ये भी एक काफी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कस्तूरी मृग विहार की स्थापना केदारनाथ वन्य जीव विहार में की गई थी 1972 में। साथ ही मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई 1977 में, जो कि बागेश्वर जिले में स्थित है। और साथ ही जो हमें जो सर्वाधिक मात्रा में जो कस्तूरी मृग मिलते हैं अभी वर्तमान समय वो अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य में मिलते हैं, अ, जो कि हमारा है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और इस अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1986 में। तो इसकी स्थापना भी आप लोग याद कर लेंगे। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1986 में। कस्तूरी मृग का ये मेनली निवास ही हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग मिलते हैं। तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और ये है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो हम आगे अब देखेंगे उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो ब्रह्म कमल है वो राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 4800 मीटर से 6000 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं। क्योंकि कई बार हमें इनकी हाइट पूछ दी जाती है कि कौन कितनी ऊंचाई तक मिलते हैं। तो हमें इसका एक थोड़ा सा मतलब इसको अपने दिमाग में रखना है कि जो ब्रह्म कमल है वो 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं। और ब्रह्म कमल एस्टेरेसी कुल का पौधा है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो ब्रह्म कमल है वो किस फैमिली का पौधा है या किस कुल का पौधा है। तो ये है एस्टेरेसी कुल का पौधा और इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अवेलेटा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि कई बार इनके वैज्ञानिक नाम से भी क्वेश्चन आता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अवेलेटा। और ब्रह्म कमल को स्थानीय भाषा में कौलपदम कहते हैं। तो इसे जो ब्रह्म कमल है इसे स्थानीय भाषा में कौलपदम कहा जाता है। साथ ही इसी के साथ एक और पॉइंट सब नोट कर लेना कि जो ब्रह्म कमल है इसे स्थानीय भाषा में तो कौलपदम कहते हैं, परंतु इसे महाभारत के वन पर्व में सौगंधिक पुष्प कहा गया है। जो कि कई बार ये दो में कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्म कमल को दूधा फूल कहते हैं और कश्मीर में ब्रह्म कमल को गलगल कहा जाता है। ब्रह्म कमल की कुछ अन्य प्रजातियों में जैसे फेन कमल और कस्तूरा कमल भी हैं। जैसे अभी ये फैक्ट मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है तथा नेपाल में ब्रह्म कमल को टोप गोला कहते हैं। तो स्थानीय भाषा में तो इसे हमने क्या कहा था? स्थानीय भाषा में हमने इसे कौलपदम कहा था और महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है और साथ ही नेपाल में इसे टोप गोला कहा गया है। और जो ब्रह्मकमल है उसकी विश्व में तो 210 प्रजातियां मिलती हैं और हमारे उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। और ब्रह्मकमल राज्य में फूलों की घाटी केदारनाथ, पिंडारी हिमनल आदि क्षेत्रों में ये मिलता है। और ब्रह्मकमल माँ नंदा का प्रिय पुष्प है और नंदाष्टमी
को इसको तोड़ा जाता है, क्योंकि जब नंदा राजा यात्रा होती है तो जो इसका 10वां पड़ाव है उस पे वहाँ पे माँ नंदा की जो पूजा होती है वो ब्रह्म कमल से ही होती है। ये हाल के ही क्योंकि ट्रिपल एसपी के एग्जाम में भी पूछा गया था कि अम, माँ नंदा की पूजा ब्रह्म कमल से होती है या नहीं, शर्सन एंड रिव्यू में क्वेश्चन दिया गया था। और ब्रह्म कमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। अगर हम ब्रह्म कमल के कुछ उसकी पहचान की बात करें कि ब्रह्म कमल का रंग कैसा होता है, तो ब्रह्म कमल जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है। साथ ही यह पुष्पगुच्छ के रूप में खुलता है, और जो ब्रह्म कमल पौधे की जो ऊंचाई होती है वो 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। और ब्रह्म कमल में फूल फूल जो आता है वो जुलाई से सितंबर के बीच में आता है। तब तक इसमें रहता है। ब्रह्म कमल के पौधे पर एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प आता है। ये एक मतलब एक काफी इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि जो ब्रह्म कमल का पौधा है उसमें एक बार में एक वर्ष में एक ही पुष्प आता है। और ये इसलिए भी हमें नोट करना है। और ब्रह्म कमल का पुष्प अर्धरात्रि को खिलता है। ये कभी भी दिन में नहीं खिलता है, और ये हमेशा अर्धरात्रि में ही खिलता है। ब्रह्म कमल पौधे की जड़ों को पीसकर हड्डी उपचार में प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे राज्य वृक्ष बुराक के बारे में। तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुराक 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई में मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है, और इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रन आर्बोरियम। बुराक एरिकेसी कुल का वृक्ष है, और इसे हिमाचल प्रदेश में बुरांसो कहते हैं, और कन्नड़ में बुराक को बिल्ली कहा जाता है। बुराक नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, जहाँ बुराक को बुराक कहते हैं। जिस तरह से ये उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, उसी तरह से यह नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, वहाँ पर इसे बुराक कहा जाता है। बुराक हिमाचल प्रदेश व नागालैंड का राज्य पुष्प है। तो बुराक वृक्ष की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे बुराक फूलों का रंग चटक लाल होता है एवं सफेद रंग के बुराक, और जो सफेद रंग के बुराक होते हैं वो 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। क्योंकि बुराक जो है यहाँ उत्तराखंड में मेनली हमें मिलता है, और हमारे क्षेत्र में भी इसे देखने को मिलता है, तो हमने सभी ने बुराक का जो फूल है वो देखा होगा। तो ये चटक लाल रंग का होता है। और बुराक के फूलों का जो खिलने का समय होता है फरवरी से अप्रैल तक होता है। साथ ही जो बुराक के पुष्प होते हैं उसमें मिथेनॉल होता है। तो ये जो डायबिटीज के जो रोगी होते हैं उनके लिए काफी फायदेमंद होता है बुराक। बुराक वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। तो ये पॉइंट काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है काफी बार पूछ लिया जाता है कि जो बुराक वृक्ष है उसको कब संरक्षित किया गया। तो इसको संरक्षित किया गया 1974 के वन अधिनियम के तहत बुराक वृक्ष को जो है वो संरक्षित किया गया। तो अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल। तो जो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वो क्या है, मोनाल है। राज्य गठन के बाद मोनाल को राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पिजेनस। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो जो हमारा राज्य पक्षी है मोनाल, इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पिजेनस, और ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। जो हमारा राज्य वृक्ष है बुराक, वो नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, और जो हमारा राज्य पक्षी है मोनाल, ये नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। दक्षिया मोनाल परिवार से संबंधित पक्षी है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मन्यान या मोनाल कहा जाता है, और मोनाल पक्षी राज्य के 2500 से 5,000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। साथ ही जो मोनाल है वो फाशियानिडे परिवार का पक्षी है, और मोनाल की 4 अन्य प्रजातियों जैसे इपेलिस, स्केलेटरी, ल्यूरी एंड लिपोफोरस एंस आदि भी पाए जाते हैं। तो और मोनाल के लिए भूटान में बुक व नेपाल में डंकन कहा जाता है। और साथ ही राज्य के अलावा मोनाल असम, कश्मीर, हिमाचल व नेपाल में भी पाए जाते हैं। तो कुछ जो मोनाल पक्षी है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे मोनाल पक्षी घोंसला नहीं बनाती है। इसका कोई घोंसला नहीं होता है, ये किसी चट्टान या पेड़ के जो उसमें होल होते हैं उसमें अपने अंडे देती है। और नर मोनाल के सिर पर मोर की भांति कलगी होती है। जो नर मोनाल होता है उसके सर पर भी कलगी होती है। और मोनाल का जो प्रिय भोजन होता है वो आलू होता है। हिमालयी पक्षियों का सिरमौर कही जाने वाले मोनाल को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया। तो जैसे
अभी हमने देखा था जो बुरांस क्वेश्चन था उसे वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित किया गया था, और लेकिन जो हमारा मूनाल है इसे संरक्षित किया गया वन अधिनियम 1972 के तहत। इन दोनों में ये है कि इसे 1972 के तहत संरक्षित किया गया और उसे वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हमें याद रखने हैं। और सर्वाधिक मात्रा में जो मोनाल है वो केदार घाटी में मिलते हैं, और राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई थी। और 2008 में जब इसकी सबसे पहले गणना की गई थी तो उस समय मोनाल की जो संख्या थी वो 919 थी। तो अब हम इसमें बात करेंगे राज्य वाद्य यंत्र जो है ढोल, और ये राज्य वाद्य यंत्र घोषित हुआ है वर्ष 2015 में। और वाद्य यंत्र को जो वाद्य यंत्र ढोल घोषित हुआ, ये पूछा जा सकता है कि किस कमेटी की सिफारिश पर राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया, तो वो था भंडारी कमेटी की सिफारिश पर ढोल को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया। साथ ही उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो थे हरीश रावत जी। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसमें तांबे, पीतल व चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है, और इस ढोल वाद्य को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। ढोल से नौबत या निमती, रहमानी, बड़े आदि ताले बजाई जाती हैं। नौबत प्रातःकाल में ओजी जाति के लोग 22 पर ताल बजाते हैं। नौबत अत्यंत प्राचीनतम ताल है, तो ये जो मैंने याद सकता है कि नौबत कौन से वाद्य यंत्र की ताल है, तो हमें याद रखना है कि जो नौबत है वो ढोल वाद्य यंत्र की ताल है। तो ये एक अत्यंत प्राचीन ताल है जिसे रात्रि के अंतिम पहर में मंगल उत्सव में बजाया जाता है। हो सकता है इसी कारण जो ढोल है इसे मंगल वाद्य कहा जाता है होगा, क्योंकि इससे मंगल उत्सव के टाइम हम किसी भी कानूनी कार्य में उसे बजाया जाता है, जिसके कारण से मंगल वाद्य कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जब बारात पहाड़ी मार्ग से जाती है तो तब रहमानी ताल बजाई जाती है। तो इसके कई बार हो सकता है ऐसा पूछ दिया जाए कि नौबत ताल का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, या रहमानी ताल का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये है हमारे ढोल वाद्य यंत्र से, जिसे हम मंगल वाद्य भी कहते हैं। और प्रत्येक शुभ कार्य को प्रारंभ करते समय बड़े ताल की प्रस्तुति दी जाती है। राज्य में जो ढोल सागर की ज्ञाता है वो उत्तम दास है। तो ये पूछा भी गया है कि राज्य में ढोल सागर की ज्ञाता कौन है, तो वो है उत्तम दास जी। ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र साथ साथ बजाए जाते हैं। ढोल सागर पुस्तक में ढोल से संबंधित संगीत विधा का वर्णन है, जिसकी शब्दावली संस्कृत भाषा में है। और जो ढोल सागर में ढोल वादन की 4 प्रमुख शैली हैं। तो कई बार ये पूछा जा सकता है कि अमृत, हिंदू, रागी और महायानी किस वाद्य यंत्र की शैलियाँ हैं, तो ये जो अमृत, हिंदू, रागी और महायानी है ये हमारे ढोल वाद्य यंत्र की प्रमुख शैलियाँ हैं 4। किसी देवता के रौद्र रूप को व्यक्त करने के लिए भुयल, खुयाल ताल बजाई जाती है। तो ये भी हमें देखना है, जो भुयल या खुयाल ताल बजाई जाती है वो देवता के रौद्र रूप के लिए बजाई जाती है, जैसे नरसिंह भगवान की उपासना में काली माँ के रौद्र रूप की अभिव्यक्ति। और जो आईने अकबरी है जो अबुल फजल ने लिखा है उसमें भी ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन कवर हो गए। एक हिस्ट्री का क्वेश्चन कवर हो जाता है कि जो आईने अकबरी है वो लिखी है अबुल फजल ने, और इसी आईने अकबरी में हमें ढोल वाद्य यंत्र के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब अगर हम उत्तराखंड इसमें प्रतीक चिन्ह में, जैसे एक हमारा राज्य खेल है फुटबॉल, तो जो हमारा राज्य खेल है वो फुटबॉल, उसे कब घोषित किया गया? उसे घोषित किया गया 2011 में, क्योंकि पहले जब प्रतीक चिन्ह का निर्धारण हुआ था 2001 में, तब ये भी निर्धारित नहीं था, और 2011 में हमारा राज्य खेल घोषित किया गया फुटबॉल। और कई बार डेट भी पूछनी जाती है कि कब घोषित किया गया, तो इसमें डेट है 11 अगस्त की। 11 अगस्त 2011 को जो राज्य खेल है फुटबॉल घोषित किया गया। और उत्तराखंड की प्रथम राजभाषा है हिंदी। प्रथम है हिंदी और दूसरी है संस्कृत। तो जो संस्कृत राजभाषा है वो घोषित की गई थी 2010 में, और मेनली 7 जनवरी 2010 को संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो जो हमारी पहली राजभाषा हो गई वो तो हो गई हमारी हिंदी, और जो हमारी दूसरी राजभाषा हो गई वो हो गई हमारी संस्कृत। तो ये भी हमारे आज की वीडियो होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है
तो वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।